आज आयुर्वेद के जानकारी को अपनी बढ़ाते हुए आज हम ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। ऋतुचर्या था किसी स्थान विशेष पर या किसी ऋतु विशेष में हमें किस प्रकार से अपना आहार विहार रखना चाहिए। क्योंकि हमने बताया था कि आहार ही मुख्यतः आपका भेषज भी है, औषधि है। जिस प्रकार का आहार लेंगे, जिस प्रकार के पंच महाभूतों की उसमें उपस्थिति है, जिस प्रकार के उसमें उसकी प्रकृति है, वात पित्त कफ की, जिस प्रकार का लेंगे उसी प्रकार से आपके दोषों को वो प्रभावित करेगा। तो अपनी प्रकृति के अनुकूल हमने भोजन करना है। तो उसके प्रकृति के बारे में भी आपको विस्तार से बताया था कि किसी व्यक्ति की प्रकृति किस प्रकार से जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और अब आप ये समझे कि भारत में ये विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। इतना सुंदर दिव्य वातावरण और ऋतुएं आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। जितनी भी प्रकार की ऋतुओं की कल्पना की गई है या कहें कि मनुष्य उन ऋतुओं के बारे में जानता है, वो सभी ऋतुएं भारत में मिलती हैं। और भारतीय ये वैदिक पुरातन सनातन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इन सभी परिस्थितियों में ऋतुओं में हमें किस प्रकार का आहार विहार करना है, किसका प्रकार का अपना खान पान रखना है, इसके बारे में हमको निर्देशित करती है। तो हम ये सामान्य जाने कि भारत में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से? सर्दी, गर्मी और बरसात। इसी प्रकार से जो भारत में भारतीय वैदिक संस्कृति के हिसाब से 6 ऋतुएं मानी गई हैं। 6 ऋतुएं हैं: हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और फिर हेमंत, फिर शिशिर। इस तरह से पूरा वर्ष भर इस तरह का चक्र चलता रहता है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु चल रही है। तो हमने बसंत ऋतु में जिस प्रकार से हमने जो पहले शीतकाल में भोजन किया था, निश्चित रूप से अब वैसा भोजन तो हमें नहीं करना है। शीतकाल में हमें उष्णवीर्य भोजन किया, यानी अर्थात कहेंगे कि गर्म तासीर का, जिसकी प्रकृति उष्ण थी, गर्म थी। तो ऐसे पदार्थों का सेवन किया जिससे हमारे शरीर में सर्दी का कोई प्रकोप या उसके कारण से कोई अनियमितता नहीं हुई और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहा। अब ये एक एक शीतकाल से यदि हम लें तो शीतकाल जो है वो होगा हेमंत और शिशिर। हेमंत और शिशिर क्या हुआ? हेमंत जो आता है, हेमंत ऋतु आती है नवंबर से जनवरी। नवंबर का महीना, नवंबर और आधा दिसंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी प्रत्येक जो हमारी कहना चाहिए जो ऋतु है वो भी भारतीय कैलेंडर में 12 मास कहे गए हैं। एक एक ऋतु 2 मास की होती है। तो जो हेमंत है ऋतु, ये 2 महीने की है। कौन कौन सी? मार्गशीर्ष और पौष। पूष का महीना भी कह देते हैं लोग बात सामान्य ग्रामीण भाषा में। मार्गशीर्ष और पौष। मार्गशीर्ष कब से लगता है? ये लगभग आधे नवंबर से शुरू होकर के आधे दिसंबर तक, और फिर पूष का महीना लगता है आधे दिसंबर से लेकर के आधा जनवरी तक, जनवरी के मध्य तक ये पूष का महीना चलता है। ऐसे ही फिर अगली ऋतु आती है शिशिर। शिशिर ऋतु आती है फिर मध्य जनवरी से लेकर के
मध्य फरवरी तक और मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक। ये कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी जो पहला महीना है शिशिर में, वो आता है माघ, और फिर आता है फागुन। पूष के महीने के बाद माघ, माघ के बाद फागुन, और फागुन की पूर्णमासी को जब महीना पूर्ण होता है तो फिर क्या करते हैं, हम होली खेलते हैं। तो इस बार कौन सी तारीख को होली खेलती है हम लोगों ने? अभी 2-3 दिन पहले 18 तारीख को। तो मध्य यानी कि मार्च में ये जो फागुन का महीना है खत्म हो गया, शिशिर का महीना खत्म हो गया। अब ये आपने कालखंड देखा है कौन सा है? ये शुरू हो गया बसंत। बसंत ऋतु 2 महीने की है। ये 2 महीने कौन से आते हैं? चैत्र और बैसाख। इस भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में उत्कृष्टता को, उत्कर्ष को ही प्रधानता दी गई है। कहा जाता है बसंत ऋतु में चारों ओर ऊर्जा का संचार होने लगता है। जो शीतकाल में पेड़ पौधे भी लगभग उनकी पत्तियां झड़ गई थी पतझड़ के बाद, और फिर वो पुनः ऊर्जित होकर के फिर हरे भरे हो जाते हैं। हमारी जो है आगे के लिए पूरे चारों ओर जीवंत एक चहल पहल दिखाई देने लगती है। प्रकृति भी जीवंत हो उठ करके अपनी गतिविधियों को सामान्य गति से करने लगती है, क्योंकि जो सामान्य तापक्रम है वो 20-25 से लेकर 30 डिग्री तक का ये सामान्य तापक्रम कहा जाता है। तो ये इस तापक्रम पर जब हम रहते हैं तो ये बसंत ऋतु का तापक्रम है। और इस तापक्रम में सभी वनस्पतियां नए नए, आप देखते हैं पेड़ों पर नई नई कोपलें प्रारंभ होने आती है, आमों पर नया बौर आ जाता है, नए जितनी भी और ऐसे फलदार वृक्ष हैं उन पर नए फूल आ जाते हैं। तो चारों ओर इन दिनों सबसे अधिक आपको बागों में भी, पार्कों में आप देखें तो फूल की बहुत बहार दिखाई देगी। तो ये बहुत सुंदर समय माना गया है। और भारतीय वैदिक संस्कृति में नववर्ष जो है वो भी चैत्र वर्ष नववर्ष प्रतिपदा से ही शुरू होता है। तो ये 18 के बाद 15 दिन निकलने के बाद आप देखेंगे कि जो ये शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा तो नए वर्ष का प्रारंभ माना जाएगा। तो 2 अप्रैल से नव वर्ष की प्रारंभ होता है। चैत्र नववर्ष शुक्ल प्रतिपदा मतलब प्रति माने पहला, प्रदा माने पहला दिवस, वर्ष का पहला दिवस। और तभी क्योंकि संक्रमण काल है, संक्रमण किस चीज का? 2 प्रकार के मौसम का। एक तो जो वातावरण में गर्मी थी वो गर्मी अब समाप्त और तेजी से बढ़ने वाली है। अभी तक जो मौसम बहुत अच्छा था बसंत ऋतु का, वो तीव्र होकर के और परिवर्तित हो रहा है। इसमें जो अगला महीना है हमारा बैसाख, बैसाख के महीने में तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये बसंत बैसाख महीने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उसी में त्योहार फिर बैसाखी का आता है जिसमें हम फसलें भी काटनी शुरू कर देते हैं। पंजाब में बहुत उत्सव मनाया जाता है। हमारे सभी त्योहार किसी न किसी हमारी जो सामाजिक जीवन की गतिविधियां हैं उससे जुड़ी हुई हैं। और इनके त्योहारों के पीछे मनाने का भी एक उद्देश्य हमारे खान पान से हम देखते हैं कि जुड़ा हुआ रहता है। अलग प्रकार के त्योहारों में हम अलग प्रकार का खान पान भी करते हैं, अलग प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, अलग प्रकार के पदार्थ में हम उसको पूजा के रूप में लेते हैं। जैसे कि अभी अभी होली के बाद हमने बसौए का एक त्योहार होता है कि वो पूजा करके हम भगवान को बस एक दिन पूर्व का बना हुआ खाना खिला देते हैं। और उसके बाद बस ये मान लिया जाता है कि आज के बाद से एक दिन पूर्व का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वातावरण में गर्मी बढ़ गई है, फर्मेंटेशन तीव्र हो गया है। कुछ देर में रखा हुआ खाना ही वो दूषित होने वाला है, उसके खाने से फिर आप बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए ये बसोड़े का त्योहार आता है। आप देखेंगे कि फिर फसल कट जाती है तो पंजाब में जैसे हमने बताया बैसाखी का त्योहार है। ऐसे ही चूंकि मौसम में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, तीव्रता सूर्य की बढ़ रही है, तो हमारे शरीर के अंदर भी वात पित्त की कुपित होना शुरू हो जाएगा। जो हमारा कफ था
वो पिघलना शुरू हो जाएगा। यानी हमें इन दिनों में गले से संबंधित, हमें जुकाम से संबंधित, कफ को बहना, ये इस तरह के रोग हमें आसानी से दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि कफ जो है पिघलना शुरू कर दिया है। उसने जैसे भी भोजन हम ले रहे हैं, हम अब जो भी कहना चाहिए पानी पी रहे हैं मान लो, तो पानी अब समान तापक्रम का है, गुनगुना है, तो वो हमारे कफ को पिघालता है। और साथ में वातावरण की जो श्वास लेते हैं, वो वातावरण की श्वास भी हमारे पूरे पैसेज को गर्म करके, उष्ण करके कफ को पिघालने का काम शुरू करती है। तो शरीर में जहाँ पित्त बढ़ता है, अग्नि बढ़ती है, वहीं हमारा कफ पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा महीने में शुरू हो गया आपका? चैत्र और वैशाख, ये महीना हो गया हमारा बसंत ऋतु। अगली ऋतु आती है बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु। ये भी 2 महीने की है। कौन कौन सी? ज्येष्ठ और आषाढ़। अब ज्येष्ठ सामान्य ग्रामीण भाषा में इसको जेठ का महीना बोल देते हैं। तो ज्येष्ठ महीने में आप देखते हैं कि सबसे अधिक तीव्रता रहती है। ज्येष्ठ के महीने में, ये ज्येष्ठ का महीना मध्य मई से, अप्रैल से वैशाख शुरू होता है, 13-14 अप्रैल से, और फिर वो चल के मध्य मई तक समाप्त हो जाता है। फिर मध्य मई से महीना शुरू हो जाता है, मई और जून का महीना, जो कहते हैं जेठ का महीना। तो ज्येष्ठ का महीने ये मध्य मई से लेकर के मध्य जून तक, और फिर मध्य जून से मध्य जुलाई तक, जब कभी कभी वर्षा की बूंदें भी पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। तो एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ से जल की आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं वाष्प, मतलब वातावरण में वाष्प की उपस्थिति, वो और तीव्रता से प्रहार करती है मनुष्य के स्वास्थ्य पर। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे चलता है, तो वर्षा जो अभी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो अगला फिर ऋतु आ जाती है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का महीना कौन सा हो गया? श्रावण और भाद्रपद। सावन और भादो, 2 महीने फिर आ गए। तो सावन में क्या है कि सावन में फिर ये शुरू हो गया मध्य जुलाई से लेकर के मध्य अगस्त तक, सावन का महीना, और मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक भादो का महीना। ये अब ये देखिए कि मौसम में बहुत ज्यादा नमी आ गई है। कभी गर्मी है, कभी ज्यादा वर्षा होने के कारण से कभी कभी ठंडक है, कभी नरमी है। तो स्वास्थ्य पर उसी के अनुकूल हमारे जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, ये कैसे थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव लेते रहते हैं। ये अभी मैं आपको और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो आप अगला फिर देखेंगे कि अगला जो हमारा वर्षा का आया, और फिर जब बात वर्षा बहुत सावन भादो में खूब हो चुकी, तो धीरे धीरे ठंड शुरू हो जाती है। तो ठंड जब शुरू होती है तो उसको कहते हैं शरद ऋतु, शरद काल। शरद ऋतु भी 2 माह की होती है। सावन भादो के बाद फिर कार्तिक और अश्विन और कार्तिक, आश्विन मास और कार्तिक मास। आश्विन मास शुरू होता है लगभग मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक, और मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक फिर ये कार्तिक मास। तब तक कार्तिक के आते आते पूरी तरीके से सर्दी प्रारंभ हो जाती है। और फिर पुनः जब माघ का महीना आता है, तो सर्दी पूरी तरीके से सर्दी के नियंत्रण में वातावरण रहता है। माघ फिर पूछ शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम की सर्दी होती है 1 महीना। तो इस प्रकार से पूरी जो सर्दी है, पूरे 12 महीने और 6 ऋतुएं, 3 प्रकार के मौसम, ये सभी कुछ हमारे लगभग भारत के लगभग लगभग सभी भागों में दिखाई देते हैं। कुछ लेकिन जो साउथ के हिस्से हैं और या पूर्वोत्तर भारत है, इसमें थोड़ा सा सर्दी का तो कम होता है, लेकिन फिर भी सभी स्थानों पर सर्दी, दक्षिण भारत में सर्दी थोड़े कम समय के लिए पड़ती है, शीघ्र वहां जल्दी गर्मी आ जाती है। बाकी सर्दी का प्रभाव सभी जगह लगभग पड़ता है। अब हमारे शरीर पर किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ रहा है,
तीनों ऋतुओं का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। शीतकाल में हमारा आहार विहार क्या रहना चाहिए? शीतकाल में कौन सी दो ऋतु आती हैं? शीतकाल शुरू हो जाता है, हमने बताया था, भादों के महीने के बाद से ही, यानी अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाएगा और मध्य सितंबर से ही, मध्य सितंबर से वो अश्विन का मास और फिर आपका कार्तिक का। तो 15 सितंबर के आसपास से हल्की ठंड शुरू हो जाती है और फिर वो शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ये दोनों इसमें, हेमंत और शिशिर, ये दो जो है ऋतुएं इसमें शीतकाल की आती हैं और ये 4 महीने हो गए। ठीक है, तो 4 महीने आपको धीरे धीरे सर्दी प्रारंभ होगी बढ़नी और धीरे धीरे फिर उतरेगी। तो ऐसे में हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसको समझते हैं। सामान्य रूप से जो शीतकाल है वो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शीतकाल को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि एक तो प्रमुख एक कारण यह है कि इसमें दिन छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है, मनुष्य को पर्याप्त समय मिलता है विश्राम करने का, और इन दिनों में हमारी पित्त तेज हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है। पर्याप्त भोजन ना मिलने पर फिर हमारे ये जो पाचन की है वो अनुकूलता जो है डिस्टर्ब होती है, और हम ऐसे में जो भी कहा जाता है सर्दियों में आप खाएंगे वो सभी कुछ आपको आसानी से पचने वाला है, क्योंकि हमारी पाचाग्नि बहुत तीव्र रहती है। यदि हम भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं करते हैं तो चूंकि शरीर को ऊर्जित बनाए रखने के लिए, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि माने आपने सर्दियों में आप चाय बना रहे हैं किसी पानी 2 कप पानी की, और गर्मियों में बना रहे हैं, तो सर्दियों में आपको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी उसी पानी को गर्म करने में। बिल्कुल यही स्थिति शरीर की होती है। इस आपके जो आपका शरीर है इसको 37 डिग्री तापमान बनाए रखने के लिए इसका शरीर को अधिक ईंधन के प्रयोग करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए शरीर में अग्नि तेज रहती है, आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपको आसानी से पच भी जाता है। जो लोग आवश्यकता के अनुसार भोजन नहीं करते हैं सर्दियों में शीतकाल में, तो फिर शरीर जो एक्स्ट्रा हमारा स्टोरेज है, अगर मान लो शरीर में फैट जमा है कहीं, तो उस फैट को खर्च करने लगेगा, और अगर फैट नहीं है तो फिर शरीर की मांसपेशियों में से उनको धीरे धीरे उसमें से भोजन खींच लेगा। यानी जो सप्त धातुएं हैं उन सप्त धातुओं में से ऊर्जा का प्रयोग करने लगेगा, यानी सप्त धातुएं हमारी फिर कमजोर होने लगेंगी। जब उसका आप आपका कोई स्टोर है, उसमें कोई सामान रखा है, या भाई उसमें से आपने निकालना शुरू कर दिया तो वो तो कम होने लगेगा। ऐसे ही 7 धातुएं कौन सी? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और बीज, ये सप्त धातुएं, ये इनमें से जब खर्च होने लगता है तो शरीर फिर हमारा कुपोषण की तरफ बढ़ता है, हमारा कमजोर होने लगता है, पतला होने लगता है। तो उनके लिए तो अच्छा है, जो लोग ज्यादा मोटे हैं जिनको कम होना है तो अब शरीर में अपनी कम ऊर्जा डालें, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगा तो हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी तो अब जो मोटे लोग हैं उनके मोटापा कम हो जाएगा। और यही काम मोटापे लोगों को हम पतला करने के लिए कराते हैं सामान्य अवस्था में, तो उनकी ऊर्जा का खर्च ज्यादा कराते हैं। जितनी ऊर्जा उनको चाहिए उससे कम ऊर्जा ग्रहण करनी है और फिर खर्च ज्यादा करनी है। तो आपके स्टोर में मान लो आपके पर्स है, आपके पर्स में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो बैंक बैलेंस है फिर आपको उसमें से खर्च करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से शरीर क्या है कि जितनी ऊर्जा की आपको खपत करनी है वो खपत आपको बढ़ जाती है जाड़ों में। इन दिनों में वात
दोष कुपित होता है, वात कुपित ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन किया जाता है जो वात को शमन करने वाले हैं, जो वात की वृद्धि को, अनावश्यक वृद्धि को रोकने वाले हैं। तो जाड़ों में आपने देखा है हम जैसे अदरक का प्रयोग करते हैं, जाड़ों में लहसुन वगैरह का, ऐसी जो जितनी भी उष्णवीर्य पदार्थ है, गर्म प्रकृति की खाद्य पदार्थ है, उनका सेवन करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में शीत का प्रभाव कम हो जाता है। अब नोट कर सकते हैं कि जो शीतकाल में हमारा पथ्य आहार है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे कि चिकनाई पूर्ण वाला व्यवहार है, पदार्थ है, यानी चिकने पदार्थ आप खा सकते हैं, यानी चिकनाई क्या है, घी, मक्खन, दूध, मलाई, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तले भुने पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तला बुना ये होता है कि जब उसको फ्राई किया जाता है तो फ्राई में बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा फ्राई करने को मना किया जाता है। लेकिन चिकनाई लेनी है, चिकनाई लेने से हमारे शरीर के अंदर वात की जो कुपित है, वात वो नीचे होता है, आ जाता है। ये कल भी बता रहे थे पित्त की स्थिति में कि पित्त जो है वो वात को ग्रहण करता है, यदि हम मालिश भी करते हैं तो पित्त उसको ग्रहण करके, और जहाँ वात है उसको वात वाले स्थान पर ले जाता है, वहाँ एकत्र करता है, वात वहाँ से मुक्त हो जाती है। तो हमारे शरीर में वात की बैलेंस करने के लिए चिकनाई का सेवन इसलिए बताया गया। तो जाड़ों में, शीतकाल में हमें चिकनाई का सेवन करना है। मधुर सेवन, मिष्ठान, मीठे का सेवन करना है। मीठे का सेवन क्यों करना है? क्योंकि मीठा जो जल्दी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो मीठे का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हम, क्योंकि यौगिक क्रिया होनी है सभी पदार्थों के और यौगिक बनने हैं, तो उसमें लवण की मात्रा भी आपके पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। अम्ल रस युक्त खाद्य पदार्थ, पदार्थ जो थोड़े खट्टे बन लिए हो, खट्टे पन लिए से क्या होगा, जो उसमें जल और अग्नि की उपस्थिति है, अग्नि तत्व की, तो उसमें वो हमारे शरीर के लिए, शीतकाल के लिए उपयुक्त भोजन रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं, हम देखते हैं कि जो हम उन दिनों गज्जक खाते हैं, बहुत सारे प्रकार के लड्डू खाते हैं, और इस प्रकार की जो इतनी भी मिष्ठान बनाते हैं, दूध से बने पदार्थ हैं, खोआ है, मावे के लड्डू हैं, इस तरह के जो भी मिष्ठान हैं, ये सभी हमारे उन दिनों में हमको आसानी से पच जाते हैं। तो हमें शुद्ध घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के तेल हैं वो खाने चाहिए, दूध के बने हुए पदार्थ, चावलों की खीर, उड़द की खीर, मिश्री, रबड़ी, मलाई और शहद, दूध के साथ शहद का सेवन करना ये बहुत अच्छा शीतकाल के लिए माना गया है। और गन्ने का रस, गन्ने से बने हुए पदार्थ, इसके अलावा गुड़, दलिया, हलवा, मुरब्बा, पिट्ठी, मेवे से बने हुए हमारे खाद्य पदार्थ, ये इतने भी जितने भी गरिष्ठ भोजन हो सकते हैं अधिक ऊर्जा देने वाले, ये आप शीतकाल में आपको आसानी से पच जाते हैं और आपको अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं। और इसका लाभ क्या होता है कि चूंकि जो भी कुछ खाते हैं हमारा वो पच जाता है, तो अगर अतिरिक्त ऊर्जा आपने खाई है तो आपको, आपने अगर 2000 कैलोरी बर्न करनी थी, आवश्यकता थी आपके शरीर को, और आपने 2500 कैलोरी खाई है, तो 500 कैलोरी बच गई। वो 500 कैलोरी फिर वो ऊर्जा कन्वर्ट होती है दोबारा, जो ग्लूकोज बना था रस के रूप में, वो वापस कन्वर्ट होता है फिर फैट में, और फैट के रूप में शरीर उसको ले जाकर के कहीं भी शरीर में स्टोर कर लेता है, रोक लेता है इमरजेंसी के लिए। वो इमरजेंसी कब आती है वहाँ आगे अभी पता लगेगा, गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में भोजन तब फिर कम करने लगते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, कहते हैं पता पेट भरा हुआ है, पानी जो भोजन कम खा रहे हैं, तो उस समय वो स्टोरेज काम आता है। तो वो स्टोर, इसलिए जाड़ों में आपने देखा है स्वास्थ्य हमारा सभी का बहुत अच्छा हो जाता है, हम थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो शरीर को ऊर्जा जहाँ अतिरिक्त चाहिए, सामान्य अवस्था में अगर 1500 कैलोरी 1800 कैलोरी खर्च हो रही है,
तो वहाँ 2000 कैलोरी खर्च हो रही है, लेकिन यदि हमने उससे अतिरिक्त ले ली है फिर वो स्टोर हो जाएगी। फलों में जाड़ों में आपने देखा है बहुत अच्छे फल ज़्यादा आते हैं। सेब है, संतरा है, ये सब चूंकि हल्के खट्टे होते हैं तो इनकी इनकी उष्ण इनकी तासीर होती है, इनकी जो प्रकृति है उष्ण है। आंवला है, इसके अलावा सब्जियों में परवल, बैगन, गोभी, जिमीकंद, टमाटर, गाजर, सेम, मटर, मेथी, पालक, बथुआ और जो अदरक सूखी सौंठ बोलते हैं जिसको, सौंठ, गर्म जल, इसका सेवन ये लाभकारी रहता है। जितने भी गर्म पदार्थ हैं उष्ण वीर्य, उष्ण प्रकृति के, वो सब हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक और पोषक हमारे लिए होते हैं। अब जो पथ्य आहार है, पथ्य विहार, मन प्रसन्न व चिंता रहित रहता है इन दिनों में, और मन प्रसन्नता से रहना चाहिए। अपने शरीर जो है उसको काम करने के लिए बेशक दिन का समय कम होता है, लेकिन जितना भी समय है हम उसको प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा की प्रधानता रहती है। तो ऐसे दिनों में भी हम प्रातःकाल उठ करके शौच आदि से निवृत्त हो, गर्म उष्ण थोड़े अगर कफ का थोड़ा प्रकोप हो रहा है तो जो जल की उष्णता है सुबह उषापान के जल की, वो थोड़ी सी 1 डिग्री ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा उसको ज़्यादा गर्म ले लेंगे, ताकि आपके शरीर में जो कफ की प्रधानता है, शीत का कहीं प्रकोप है, तो वो आपको उससे बाहर निकाले। क्योंकि मैंने बताया था कि जब गर्म जल पीते हैं तो वो हमारे शरीर में पित्त बढ़ाता है, और जब ठंडा जल पीते हैं तो हमारे शरीर में कफ बढ़ाता है। तो अगर पित्त बढ़ा हुआ है आपका तो आप कफ को बढ़ाएंगे तो हल्का ठंडा पिएंगे, और यदि आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है, शीतकाल में कफ प्रकोपित हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा गर्म जल लेंगे। इसके अलावा फिर आप शौच आदि से निवृत्त होकर के तेज चाल में हल्की दौड़ लगा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, यौगिक जॉगिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि फेफड़ों की हमें जो शक्ति है उसको बढ़ाना है। सर्दी के कारण हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, तो ऐसे समय पे ऐसे स्थान पर जाकर के जहाँ आपको सर्दी कम लगे वहाँ ठीक से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तेल मालिश, जैसे मैंने बताया कि चूंकि वात कुपित होता है इन दिनों में, तो तेल की मालिश जरूर करें। और यदि हमारे शरीर में किसी भी कारण से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा, तो हमारे शरीर पर अगर थोड़े पुंसी आ गए हैं तो इन दिनों में तो आप देखते हैं कि चूंकि पित्त अधिक तो है, लेकिन अगर सफाई ठीक से है तो थोड़े पुंस भी हमारे शरीर में नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं आसानी से। और तेल में कपूर बनाकर लगाने से स्किन में अगर कोई डिटॉक्सिफिकेशन की समस्या आ रही है, क्योंकि पसीना तो आता नहीं है जाड़ों में, तो पसीना गर्मियों में आता है, जाड़ों में नहीं आता है, तो स्किन में कई बार जो फोड़े फुंसी का कारण है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो नित्य प्रति स्नान भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि वो तेल में थोड़ा कपूर मिला लें, उससे मालिश करें, और अपने शरीर को स्नान जो है वो अवश्य करें, गुनगुना जल से करें। और गुनगुना जल कभी भी सिर पर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आंखों की रोशनी डिस्टर्ब होती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो ऐसे में पूरे बाकी बदन पर, जैसे मैंने बताया था, पैरों पर, फिर हाथ पर, फिर पेट पर, सिर पर बाद में डाल करके सिर पर पानी उसको थोड़ा सामान्य तापक्रम का डालेंगे, गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो आपकी आंखों पर समस्या रहेगी। समुचित मात्रा में आप कपड़े पहने, हल्के कपड़े नहीं हो, ऊनी कपड़े पहने, ताकि आपके किसी भी भाग में शीत का प्रकोप ना हो। तो ऋतु के अनुकूल कपड़े पहनना। आप विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए थोड़ा धूप में भी बैठे, अग्नि का भी सेक कर सकते हैं। हमेशा धूप को पीठ से ओर से सेकना चाहिए, धूप को हमेशा पीठ की ओर से, और अग्नि का सेक हमेशा सामने की ओर से लेना चाहिए। आपने देखा है जब यज्ञ में बैठते हैं तो हम अग्नि हाथ करके इस तरह से उसकी उष्णता को ग्रहण करते हैं, लेकिन जब सूर्य में बैठे तो सूर्य में पीछे से बैठ करके कमर से, पीठ के बल से उसको सूरज की रोशनी को शीतकाल में लेना चाहिए।
शीतकाल में इसके अलावा रात को जो हम दूध लेते हैं उसमें हल्दी या सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी वैसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो आधे चम्मच हल्दी अगर आप लेते रहेंगे तो हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीप्यूरिटिव और आपके सभी प्रकार के सूजन को निकालने वाली है, वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली है। किसी भी प्रकार का अंदर कोई शरीर में कष्ट है, सूजन है, दर्द है, उसको बाहर निकालने वाली है। कहीं इन्फेक्शन है तो उसको हीलिंग करके उसको ठीक करने वाली है, कहीं घाव है उसको हीलिंग करने वाली है। तो आधा चम्मच हमें हल्दी लेनी ही चाहिए। सामान्य दिनों में हल्दी की मात्रा और कम कर देते हैं गर्मियों में, लेकिन जाड़ों में आधा चम्मच हल्दी हमें लेनी ही चाहिए। जो हमें नहीं खाना चाहिए जाड़ों में, अपथ्य आहार विहार जो है वो है, हमें जो हमने बताया था पंच महाभूत के जो है पदार्थ, आकाशीय द्रव्य है या वायव्य द्रव्य है, तो वो हल्के रूखे जो वातवर्धक पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, ऐसे पदार्थों का, शुष्क पदार्थों का सेवन नहीं करना है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि शीतकाल में आपको चिकनाई सेवन करना है, मक्खन घी खाना है ना। तो ऐसे में रुक्ष पदार्थ जो रूखे पदार्थ हैं उनका सेवन कम करना है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कटु, तिक्त व कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन भी हमें नहीं करना है या कम मात्रा में करना चाहिए। बासी और ठंडे पदार्थों का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। ठंडे पदार्थों के सेवन के लिए भी शीतकाल में बिल्कुल मना किया गया है। खटाइयों में भी इमली, खट्टी दही, आम का अचार आदि का सेवन यदि करते हैं तो बहुत अल्प मात्रा में करना है। खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, इन चीजों का, खासकर इमली वगैरह का, इमली, खट्टा दही, आम का अचार, इनका सेवन नहीं करना। अब शीतकाल जब समाप्त हो गया, होली हो गई, होली के बाद फिर हमारा ये महीना शुरू प्रारंभ हो गया बसंत ऋतु का। बसंत के महीने में हमारे कौन कौन से आ गए, ये चैत्र और बैसाख। तो चैत्र वैसाख बसंत ऋतु के महीने में फिर हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी ऋतु है, न गर्मी है न सर्दी है बसंत ऋतु की। सूर्य की किरणें इस समय मैंने बताया कि जैसे कफ को पिघलाना शुरू कर देती हैं, तो कफ हमें कुपित होकर के जुकाम के रूप में सहज रूप से दिखाई देने लगता है। गला हमारा खराब अक्सर दिखाई देने लगता है इधर इस समय पे। गला में खराश होगी, खांसी, जुकाम, नजला, दमा, गले में खराश, टॉन्सिल्स, और फिर पाचन में भी थोड़ी कमी आ जाना, ये इन दिनों में अक्सर सामान्य दिखाई देता है। जो पाचन अब तक शीतकाल में बहुत अच्छा चल रहा था 4 महीने, वो धीरे धीरे पाचन कम होने लगेगा। क्योंकि सूर्य की जो तेज किरणें हैं और जो चंद्रमा की शीतलता है वो कम होने लगती है। जलीय अंश जो वातावरण में है वो कम होने लगता है, क्योंकि सूर्य की ताप जो है, सूर्य की गर्मी उस जलीय अंश को उड़ा देती है। तो वायु में आर्द्रता भी, नमी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, रूखापन बढ़ जाता है। ऐसे में शरीर के अंदर भी हमारी चिकनाई कम दिखाई देने लगती है और शरीर हमारा धीरे धीरे दुर्बल होना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमारे शरीर में अम्लीय, मधुर और जो लवण रस वाले खाद्य पदार्थ है, उससे हमारा कफ और ज्यादा कुपित होने लगता है। जो कफ पिघलना शुरू हुआ था वो हमारा और ज्यादा कुपित होकर के उपद्रव करता है। तो ऐसे में हमें क्या खाना पीना चाहिए, क्या हमारा पथ्य आहार विहार होना चाहिए? एक तो इन दिनों में जैसे मैंने बताया कि बसौड़ा त्योहार हमने पूछ दिया, अब हमें जो भी भोजन करना है वो ताजा भोजन करना है। बासी भोजन का सेवन कदापि नहीं करना। सुपाच्य भोजन करें जो शीघ्रता से पचने वाला हो, क्योंकि पाचन अग्नि अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगी है। ऐसे में
जो शीघ्रता से भोजन पच जाए, हल्का दलिया है, खिचड़ी है, हल्के सूप है, उपमा है, आपका ये सुबह सुबह हल्के नाश्ते में जो इस प्रकार से सामान लेते हैं, तो ऐसे सामान के खाने से आप देखेंगे कि वो आसानी से पच जाने वाले हैं। कटु, तीक्ष्ण और कषाय पदार्थों का सेवन लाभकारी होगा। कषाय में मतलब क्या हुआ, ना तो जैसे आंवला है, आंवला खट्टा नहीं होता, आंवला कषाय होता है, उसका आभास खट्टेपन का भी आता है, उसका तीक्ष्ण का भी आता है, लेकिन वो कषाय रस कहा जाता है। जो 6 प्रकार के रस है उसमें कषाय रस आंवला का कहा गया। तो ये कषाय पदार्थ जो थोड़े से कड़वे भी हैं, ऐसे पदार्थों कटु कहा जाता है उनको, जैसे करेला वगैरह है। तो इसमें हमें मूंग है, चना है, जौ है, राई है, पुराना गेहूं व चावल का प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित चना, इन दोनों में, क्योंकि गेहूं नया आने लगता है तो नए गेहूं को सेवन के लिए मना किया गया। ये आपके पित्त को बहुत ज्यादा कुपित कर देगा और गर्मी में आपको फिर उपद्रव शारीरिक त्वचा के ऊपर और आंतरिक रूप से दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि पुराने गेहूं और पुराने चावल का ही प्रयोग करना है। आप अंकुरित का प्रयोग कर सकते हैं, अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, अंकुरित मूंगफली है, अंकुरित मेथी है। इसके अलावा चने की रोटी खा सकते हैं, मिस्सी रोटी खा सकते हैं। और कोशिश करें कि इन दिनों में अगर आप जौ मिश्रित रोटी, जौ है और आपका सिंगाड़े का आटा है, कुटू का आटा है, कुटू का आटा थोड़ा गर्म होता है, तो आप, लेकिन नवरत्न आटा थोड़ा थोड़ा अगर मिला लेंगे तो ये आपके लिए जौ की और रागी का आटा, रागी की मिला करके आप अगर मिश्रित आटा खाएंगे तो वो आपके शरीर के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसके अलावा आप हरी सब्जी, सूप, जो सुपाच्य हो उनका सेवन खूब करिए। जो सब्जियों में आप करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल, जिमीकंद, कच्ची मूली और नीम की नई कोपलों का सेवन करें, क्योंकि गर्मी आगे जेठ के महीने बहुत तीव्रता से होने वाली है। तब आपको वो लाभकारी रहेगी कि बहुत सारे शरीर के जो रक्त का शुद्धिकरण है उसके माध्यम से आपको जो वायरस बैक्टीरिया फिर बहुतायत में बढ़ जाने वाले हैं नमी के साथ साथ, वो आपको उपद्रव करेंगे। तो रक्त के अंदर आपकी पहले से तैयारी रहेगी कि आपको इस प्रकार के उपद्रव जब आप पर अटैक करेंगे, संक्रमण होगा, तो आप उससे आसानी से लड़ पाएंगे। तो इसलिए जो बसंत काल में नई नई कोपले नीम की आती हैं उसका सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हमारे पास गिलोय की बेल है तो उसकी नए नए जो पत्ते आते हैं उनका भी सेवन हम प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, धान की खील, खस का जल जो शीतल माना गया है, नींबू, मौसमी फल, इनका सेवन करें ताकि वो आपके लिए, प्रकृति ने जो भी, आप देखते हैं कि जिस ऋतु में जो फल आता है ना, वो उसके उस ऋतु के प्रभाव को कम करने वाला होता है, शरीर को हमारे स्वास्थ्य देने वाला होता है। जाड़ों में आप देखते हैं संतरा वगैरह अगर आते हैं तो वो खट्टे हैं, वो विटामिन सी भरपूर है उनमें, और वो हमारे शरीर को सर्दी से बचाते हैं, कफ को ठीक रखते हैं, कफ को कुपित नहीं होने देते। और अब जो है इस समय यदि आप नींबू लेते हैं, आंवला लेते हैं, इस तरह के पदार्थ लेते हैं, मौसमी फल लेते हैं, खस का जल लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में जो शीतलता है वो बनी रहती है और पित्त उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आप इन दिनों में स्नान जो है शीतल जल से ही करें। शीतल जल से उपरांत के बाद जो है, उपरांत आप किसी भी हल्के सुगंधित पदार्थ का लेपन शरीर पर कर सकते हैं, ताकि उसकी सुगंधि से भी आपका मन मस्तिष्क थोड़ा अ, तरावट सी अनुभव करेगा, आपको अच्छा सा फील होगा, तो ब्रीदिंग उसमें अच्छी रहेगी। इसलिए हल्की सुगंध का प्रयोग नहाने के बाद अपने शरीर पर अवश्य करना चाहिए, गर्मियों में विशेषकर। जो भोजन हमें नहीं खाना है, अपथ्य आहार विहार क्या है हमारा, उसमें जितने भी अब गरिष्ठ भोजन हम जाड़ों में खा रहे थे, भारी चिकनाई युक्त, खट्टे, इमली अमचूर वाले, मीठे, गुड़ शक्कर,
इसको भी अब कम कर देना है। शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन हम करें। उष्ण प्रकृति के यानी शीत प्रकृति के पदार्थों का सेवन करें, और ज्यादा उष्ण वाले जो प्रकृति के हैं उन पदार्थों का सेवन हमें ग्रीष्म काल में नहीं करना चाहिए। अब जो नया अनाज आया है, उड़द है, खट्टी मलाई है, भारी भोज्य पदार्थ है, कचौड़ी पराठे और ये सब जो बनाते हैं, इनका सेवन भी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जाड़ों में जब हम खजूर का सेवन करते हैं तो खजूर का सेवन भी नहीं करें। तिल का सेवन करते हैं, वो तिल का सेवन भी बंद हो जाएगा। खुले आसमान में हमें ओस के नीचे नहीं सोना है बसंत ऋतु में, क्योंकि रात्रि में ओस ठंडी हो जाएगी, सुबह बहुत तेज गर्मी हो जाएगी। आगे जाकर के रात्रि भी गर्म हो जाती है, लेकिन शुरू में रात्रि ठंडी होगी, इसलिए इन दिनों में बाहर सोने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। जब भी सोना है तो ऐसे ढके हुए स्थान पर आप बरामदे में सो सकते हैं जहां पर आपके ऊपर शरीर पर ओस ना गिरे। इसके अलावा धूप में घूमना मना है, साथ ही अब दिन में सोना भी मना है। दिन में भी हमें अभी नहीं सोना है, नहीं तो हमारे शरीर के जो उपद्रव हैं वो बढ़ सकते हैं। केवल सोने के लिए मैंने बताया था कि गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी ज्येष्ठ और उसकी आषाढ़ की आ जाती है, उस समय पर थोड़ा थोड़ा दोपहर में जब बहुत तीव्रता होती है उष्णता की, गर्मी की, उस समय भोजन के उपरांत थोड़ी देर के विश्राम के लिए, आधा पौन घंटा 1 घंटे के विश्राम के लिए कहा गया है। उस समय आपको धूप में बाहर नहीं जाना है, तो उस समय पर केवल दिन में आपको अनुमति है, लेकिन बाकी सभी समय में दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का जो हार्मोनिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्बेंस से फिर हमारे शरीर में रोग भी दिखाई देने लगते हैं। अब बसंत ऋतु के बाद अगली ऋतु आ जाती है फिर पूरी तरह से ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में हमारा आहार विहार क्या होना चाहिए, क्योंकि अब इस समय इतनी गर्मी हो चुकी है। ग्रीष्म ऋतु का महीना कौन सा आ गया? क्यों जी, ग्रीष्म ऋतु का महीना कौन सा है? ज्येष्ठ और आषाढ़। जेठ का जेठ महीना तो देखिए बिल्कुल आषाढ़, जेठ है ना, ज्येष्ठ और जेठ आषाढ़। आषाढ़। तो उसमें उसमें महीना कौन सा शुरू हो गया? लगभग मई, मध्य मई से लेकर के ज्येष्ठ महीने शुरू हो जाता है। और भयंकर मई जून की कहते हैं गर्मी बहुत तीव्र होती है ज्येष्ठ के महीने की, और मई से लेकर के आधे मई से, मध्य मई से लेकर मध्य जून, और मध्य जून से फिर जुलाई, अश्विन का महीना। ये इसमें चूंकि थोड़ी सी कभी कभी हफ्ते में एक आध बार बरसात पड़नी शुरू हो जाती है। एक तरफ तो गर्मी, दूसरी तरफ आर्द्रता, नमी, कभी कभी नमी आ जाना, कभी कभी गर्मी हो जाना, तो वो गर्म हवाएं हमारे शरीर पर वात पित्त को फिर बहुत तीव्रता से कुपित करती है। तो ऐसे में अब ग्रीष्म काल में हमारा आहार विहार क्या होना चाहिए? अब शरीर के अंदर आप देखते हैं कि जो चिकनाई है वो पूरी तरह से सोख ली जाती है, वात जो है पूरी चिकनाई को उड़ा देता है, और जलीय अंश जो है वो भी वाष्पीकृत हो जाता है, तो रुक्षता बहुत बढ़ जाती है वातावरण में। शरीर में जो पसीना निकलता है, वो पसीना भी अपनी मल को साथ लेके तो आता है, लेकिन वो शरीर पर ही चिपका रह जाता है, तो शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। अब इस समय क्या होता है कि ऐसे समय में जब हम बहुत ज्यादा गर्मी में होते हैं और बाहर से आते हैं, तो फिर हम जल का प्रयोग अधिक करते हैं, और जल का प्रयोग करना भी है, क्योंकि 70% हमारा जो शरीर का भाग है वो 70% जल का है। अगर उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर में हमें, जिसे कहते हैं कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की पोजिशन बन जाती है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें जल की मात्रा लेनी। अब जल हमने पी लिया है, तो जब हम कभी बाहर से आएंगे तो बाहर से एकदम आते ही आपको जल नहीं पीना है। बाहर से एकदम आते ही गर्मी में एकदम से नहीं नहाना है। ये दो बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जब आप जल ग्रहण करेंगे तो जल में कुछ ना कुछ हल्का मधुर
कुछ मिष्ठान, कोई फलों का रस, इस चीज को मिला लेंगे, ताकि क्या होगा कि आपके शरीर में जो ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी पहुंचेगी। क्योंकि हम नींबू पानी नींबू पानी ले, अभी बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। अभी शरबत है, फलों का रस है, नारियल पानी है, गन्ने का रस है, और बहुत इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि पेट पानी से बहुत ज्यादा भरते हैं तो खाना कम खाया जाता है। अब शरीर के आमाशय का आकार तो कुल 600 ml का है। अब 600 मिलीलीटर में पहले पानी पड़ा है, तो फिर उसको भोजन आपको उसके बाद रुक के ही करना है। तो कहा जाता है कि भोजन जब करना है तो उस समय आधा 1 घंटे पहले जल नहीं पीना है, ऐसी आधा 1 घंटे बाद में भी नहीं पीना है। और तो आपका भोजन जो है वो आप देखते हैं कि उसकी मात्रा कम हो जाती है, कम खाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जो शरबत हम दोपहर में पियेंगे तो उसके साथ हम फलों का सेवन कर सकते हैं। तरबूज, खरबूजा होता है, जलीय तत्व होते हैं, खीरा है, ककड़ी है, इन चीज पदार्थों का सेवन बढ़ा देते हैं। अब इन दिनों में शरीर के अंदर भी हमारे जीवाणुओं का, वायरस, बैक्टीरिया का बहुत संक्रमण बढ़ जाता है। तो हमारा जो भोजन है वो बहुत ही साफ और सफाई से युक्त होना चाहिए। क्योंकि इन दिनों में आप देखेंगे उल्टी है, वमन है, अतिसार है, डिसेंट्री बोलते हैं, या पेचिस है, इनका संक्रमण बहुत बढ़ जाता है। और पित्त की अधिकता से आपको प्यास भी बहुत अधिक लगती है। कभी कभी आपको अचानक बुखार सा भी लगने लगता है। इसके अलावा पूरे स्किन पर जलन होना, स्किन पर फोड़े फुंसी हो जाना, गर्मी के कारण से चक्कर आना, सिर दर्द हो जाना, ये आपको देखते सामान्य गर्मी के कारण से आपके शरीर पर प्रभाव दिखाई देता है। तो आपको एक तो गर्मी से एकदम आते ही ना तो पानी पीना है ना नहाना है। आपको पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग में गर्मियों के लिए जो सबसे दो अच्छे प्राणायाम हैं, कौन से हैं, कोई बताएगा हाथ उठा करके? गर्मियों के लिए दो प्राणायाम बताइए। मतलब मैं आइडिया लगा रहा हूँ। बताइए। एक तो अनुलोम विलोम हम्म, और एक ओमकार। नहीं, गुरु जी, ओंकार। शीतली ये शीतकालीन। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, जी हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ शीतली और शीतकारी। आप देखते हैं कि जब सामान्य अवस्था में भी हम यौगिक जॉगिंग करते हैं, या अभी इन दिनों में भी हम बहुत सारी ऐसी कोई क्रियाएं करते हैं जब हमारी श्वास बढ़ जाती है, तो श्वास फूलती है और हमारे शरीर का बीपी बढ़ जाता है। तो उस समय पर उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, शीतकारी और शीतली प्राणायाम। ये प्राणायाम गर्मियों में भी हम जबकि बाहर से आए तो श्वास से, मुंह से, दांतों से श्वास लेना, मुंह से श्वास लेना, जीभ से घुमा करके जीभ से श्वास लेना, तो जीभ के ऊपर लगी हुई जो आपकी पानी की लेयर है वो वाष्पीकृत होकर अंदर ठंडक पहुंचाती हुई जाएगी और धीरे धीरे शरीर को ठंडा करेगी। ठीक है। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम अभी आपको पूरा विस्तार से इसको समझा दिया जाएगा, दोनों प्राणायाम किस प्रकार से विधि होती है। तो ये बहुत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा आपको जो पथ्य आहार विहार लेना है वो हल्का, चिकना, मधुर रस वाला, सुपाच्य, शीतल और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना। सब्जियों का रस हो सकता है, शरबत हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के। जल थोड़ा ठंडा करके पिए, गर्म जल नहीं पीना है। गर्म जल केवल उतना ही गर्म जल पीना है जितना शरीर का तापक्रम होता है, वो भी केवल ऊषापान में। बाकी समय थोड़ा जल को शीतल कर लेना है। शीतल भी फ्रिज का रखा हुआ जल कदापि नहीं पीना चाहिए। एकदम से फ्रिज का रखा हुआ जल पीने से आपके शरीर के जो वात पित्त हैं, तीनों दोष बहुत अधिक तीव्रता से कुपित होते हैं और नुकसान हो सकता है। और अक्सर हम लोग देखते हैं आते बाहर से, और एक तो क्योंकि जल एक तो वैसे ही खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना है। दूसरा, फ्रिज का नहीं पीना है। लेकिन हम क्या करते हैं, गर्मियों में आते हैं और फ्रिज खोला, बोतल उठाई और सीधा मुंह से लगा ली, खड़े खड़े ठंडा जल पी लिया। वो बहुत नुकसानदेह है। बहुत सारी बीमारियां हमारे बढ़ती आयु में, जो वात की समस्या वो ज्यादा तंग करती है, जोड़ों में दर्द होना, ये सब गठिया वगैरह, ये और बहुत इसके उपद्रव है। तो वात की 80 बीमारियां हैं, वो आपको आगे जानने को मिलेंगी। तो ये आपको कभी भी इस तरह का जल ठंडा नहीं पीना है। ठंडा उसका केवल कितना, जितना कि आपका घड़े का जल होता है, घड़े का जल होता है। ठीक है। तो इतना जल आपको ठंडा लेना है। और शरबत है, फलों का रस है, नारियल पानी है। सुबह और शाम थोड़ा जब मौसम ठीक रहता है उस समय हमारे भ्रमण अवश्य करना चाहिए। उस समय हल्के व्यायाम करने चाहिए, हल्के आसन करने चाहिए।
दोपहर में भोजन उपरांत मैंने जैसे पहले पूर्व में बताया था कि आप विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी देर सो सकते हैं। भोजन हमेशा सुपाच्य करना है, हल्का करना है, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना है, चिकनाई वाला नहीं करना है। अपथ्य आहार विहार हमारा जो है जो इन दिनों में नहीं करना चाहिए, खाना पीना या व्यवहार करना, उसमें हमें उष्ण प्रकृति के कोई भी पदार्थ, अमचूर, इमली, खट्टे पदार्थ, कटु और चरपरे पदार्थ, ज्यादा रूखे, कसैले, ये कम से कम मात्रा में आपको लेने। इसके अलावा भारी तले हुए, तेज मिर्च मसाले वाले चौधरी। बासी भोजन और लाल मिर्च वाले उड़द की दाल, लहसुन, खट्टी दही, बैगन, बर्फ का सेवन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। ये आपको आपकी पित्त प्रकृति को और बढ़ा देगा। एक बार में अधिक मात्रा में आपको जल भी नहीं पीना चाहिए। एक बार में आपको केवल 1 गिलास पानी पिए, आप 5-10 मिनट का विश्राम लेकर के फिर दूसरा पिए। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत एक आप है सामान्य रहता है, ये प्यास नहीं बुझी तो ये दूसरा पी लिया, बहुत बहुत तो पूरी पूरी बोतल खाली कर देते। नहीं करना है, हमें 1 गिलास पीने के बाद 5-10 मिनट व्यतीत होने के बाद ही दूसरे गिलास को पीना। ठीक है, तो ये भी एक मात्रा में अधिक जल नहीं पीना चाहिए, आयुर्वेद में ऐसा निर्देश देता है। और ठंडे वातावरण से एकदम गर्म और गर्म वातावरण से एकदम ठंडे वातावरण में नहीं आना जाना चाहिए। ये इस आजकल के तो बहुत सटीक है, क्योंकि आजकल घरों में हमने एसी लगा रखे, कूलर लगा रखे, बहुत ठंडा है, तुरंत एकदम धूप में चले गए या धूप में आए और एकदम तुरंत एसी के में बैठ गए, तो वो भी हमारे शरीर को, हमारी प्रकृति को, हमारे वात पित्त कफ दोष को प्रभावित करता है और शरीर में कष्ट उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। नंगे सिर घूमना गर्मियों में बिल्कुल मना है। सिर पर हमेशा कपड़ा डाल करके उसको थोड़ा सा छाया करके हम छतरी लेकर, छाता लेकर के जा सकते हैं, तो ऐसे में नहीं जाना है। गर्मियों में कभी भी भूखे प्यास घर से बाहर नहीं जाना है। प्यास पानी पेट में हमेशा पड़ा होना चाहिए, भोजन भी आपके होना चाहिए, नहीं तो आपको चक्कर आ सकती है, आप सड़क पे गिर सकते हैं फेंट होकर। तो ये थोड़ा सा अब वर्षा ऋतु में किस प्रकार का आहार है, ये थोड़ा सा रह गया है। वर्षा ऋतु में मैंने बताया था जैसे कि बहुत ज्यादा आर्द्रता बढ़ गई है, नमी बढ़ गई है, तो ऐसे में हमारे शरीर में इस प्रकार से भोजन लेना है कि जो बाहर वातावरण में जल के कारण से मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पनप गए हैं, उनकी उत्पत्ति उन दिनों में बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाते हैं, तो उनके कारण से भी शरीर पर हमारे मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, कॉलरा बीमारी है, हैजा है, ये सब जो बढ़ने लगता है। हमारी पाचन शक्ति भी इन दिनों दुर्बल होती है तो वर्षा में नमी से फिर हमारा वात दोष कुपित होना शुरू हो जाता है और वात के कारण से फिर उससे संबंधित रोग हमें परेशान करने लगते हैं। तो कभी नमी होती है, कभी तेज की सूरज की गर्मी होती है, तो उससे पित्त दोष में हमारा प्रभावित होता है, वो भी कुपित होता है और उसके कारण से भी हमारे शरीर को समस्या होती है। तो ऐसे में उन दिनों जो रोग हैं, मलेरिया है, फाइलेरिया है, जुकाम भी कई बार बिगड़ जाता है, दस्त लग जाते हैं, पेचिस लग जाती है, इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया हमारे पेट को नुकसान करते हैं, पेट में कोलाइटिस की हमारी कई बार सूजन हो जाती है, अल्सर की पोजीशन बन जाती है, हमारे शरीर में वात बढ़ता है कुपित उन दिनों में, बरसातों में तो गठिया वगैरह का दर्द भी बढ़ जाते हैं। बीपी भी हमारा गर्मी और सर्दी करके होने से बीपी भी इन दिनों में बढ़ने लगता है। शरीर के ऊपर भी बहुत सारे चूंकि पसीने सूखता है, पसीना आ रहा है और वो उससे फोड़े फुंसियाँ और ये बढ़ जाते हैं, तो ये इनका भी हमें ध्यान करना होता है, खुजली वगैरह का। तो हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना होता है जो हमारा पथ्य आहार विहार है, क्या हो कि हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जो हमारे वात को शांत करने के लिए उपयोगी। पुराना अनाज, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग, अरहर की दाल, सब्जियों में लौकी, तुरई, भिंडी, टमाटर, पुदीना और सब्जियों का सूप, फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके हुए जामुन, पके हुए आम, आप इनका भी प्रयोग खूब कर सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखें कि क्योंकि जल इन दिनों दूषित हो जाता है, तो जल की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें।
जल जब भी आप ग्रहण करें तो शुद्ध जल ही हो, संक्रमित ना हो, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया उन दोनों उसमें पनप जाते हैं। जल को शुद्ध रखने के लिए घर के पीने के पानी में यदि आपके फिल्टर नहीं भी लगा है तो आप क्या कर सकते हैं कि तुलसी या थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी पानी की पीने वाली बाल्टी में या घड़े में आप डाल सकते हैं। उससे उसमें जो वायरस या बैक्टीरिया कोई अगर आ भी गए हैं वो सब मर जाएंगे और उसके तलछट में नीचे बैठ जाएंगे और पानी का टेस्ट भी बहुत आपके अच्छा होगा। तो उन दिनों में विशेष ध्यान रखें कि गर्मियों से लेकर के वर्षा काल तक आप पानी की शुद्धता पर बहुत ध्यान दें। उसके लिए तुलसी और फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमें अपत्य आहार विहार रखना है वो हमारा ये है कि जो क्योंकि कीड़े मकोड़े उन दिनों बहुतायत में होते हैं, वो अंडे भी देते हैं, तो पत्तियों के पीछे उनके अंडे चिपके रहते हैं। तो ऐसे हरी पत्तियों का साग जितने भी होते हैं, पत्तों वाली सब्जियां, उनका सेवन नहीं करना है। ठंडे और रूखे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। चाय अधिक का सेवन नहीं। चना खुश्क होता है। इसके अतिरिक्त मोठ, जौ, मटर, मसूर, ज्वार, आलू, कटहल और सिंघाड़ा, करेला और पानी में सत्तू, ये फिर वर्षा काल में हमें हानि पहुंचाने लगते हैं। जो ग्रीष्म काल में फायदा दे रहे थे अब ये हमें हानि करने लगते हैं। इस समय जितने भी खट्टे पदार्थ हैं या पित्त बढ़ाने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन भी फिर हमें निषेध करना है, नहीं लेना है, ताकि हमारा शरीर में वात को पित्त ना हो। सावन में कहते हैं दूध का सेवन भी नहीं करना। आप देखते हैं सावन में दूध क्या, सावन किसको देते हैं? सावन में दूध शिव जी पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए सावन में दूध पीना मना किया गया है। आयुर्वेद कहता है कि उन दिनों में दूध के सेवन से हमारे शरीर में दोष उत्पन्न हो सकते हैं, तो सावन में दूध मना किया गया है। सावन में दूध, भादों में छाछ, क्वार में करेला, कार्तिक में दही, ये खाना मना बताया गया है। जब सर्दी शुरू हो जाती है कार्तिक महीने में तो फिर दही का सेवन 1 महीने के लिए मना हो जाता है। फिर बाद में चूंकि दही जो है उष्ण वेदे है, गर्म है, तो आप बाद में फिर खा सकते हैं। कार्तिक के बाद जो पूस का और माघ का महीना है तो उसमें खा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं खा सकते। तो इस प्रकार से मैंने सामान्य आपको तीनों ऋतुओं में क्या हमारी ऋतुचर्या रहे ये हमने आज बताया, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा